हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे नॉवल को जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सटायर है जो पावर, करप्शन और अपॉर्चुनिज्म को एक्सपोज करता है। विजय तेंदुलकर का आइकॉनिक प्ले घासीराम कोतवाल। सबसे पहले बात करते हैं इस नॉवल के क्रिएटर विजय तेंदुलकर जी के बारे में। विजय तेंदुलकर जो कि 1928 से 28 में बर्थ हुआ था उनका, और 2008 में वो गुजर गए थे। विजय तेंदुलकर एक ऐसे प्लेराइट थे जो मराठी थिएटर को नए लेवल पर ले गए। उनका लिखने का स्टाइल हार्ड हिटिंग और पॉलिटिकली चार्ज था। उनके प्लेस सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते बल्कि सोसाइटी के अंदर छुपी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू जेंडर डायनामिक्स, कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल करप्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। उनके कुछ फेमस प्लेस है संतटा कोर्ट चलो आहे 1967 में वो पब्लिश हुआ था। शखारम बिंदेर 1972 में पब्लिश हुआ था, और घासीराम कोतवाल जो कि पब्लिश हुआ था 1972 में। आज हम घासीराम कोतवाल को डिस्कस करने वाले हैं ओनली एक्ट 1 जो कि आपके सिलेबस में है। तो और एक प्ले है कमला जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था। इनका इम्पैक्ट सिर्फ मराठी थिएटर तक लिमिटेड नहीं रहा, ये प्लेस हिंदी, इंग्लिश और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अडप्ट किए गए हैं। तेंदुलकर जी का मानना था कि थिएटर एक आईना है जिसमें सोसाइटी की असली सूरत दिखाई जा सकती है। उनका नाटक घासीराम कोतवाल भी एक ऐसे ही मिरर का काम करता है जिसमें पॉलिटिक्स, पावर और मॉरल करप्शन का सच सामने आता है। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और प्लॉट को देख लेते हैं। ये जो नॉवल है 18th सेंचुरी के पेशवा रूल के टाइम सेट है, और खासकर पुणे सिटी के पावर डायनामिक्स पर फोकस करता है। पेशवा पीरियड ऑफिशियली मराठी एम्पायर का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, पर उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरव्यू, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन छुपा हुआ था। प्ले के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एक ब्राह्मण मिनिस्टर नाना फडनाविस और एक आउटसाइडर घासीराम के बीच का है। ये एक ट्रेजेडी है जो बताता है कि कैसे पावर करप्ट करता है और कैसे एक ऑप्रेस्ड पर्सन जब पावर में आता है तो वही जालिम बन जाता है। तो चलिए देखते हैं प्ले की शुरुआत कैसी होती है। तो देखो, घासीराम कोतवाल एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल में लिखा गया है जिसमें तमाशा और कीर्तन का यूज़ किया गया है। प्ले की शुरुआत एक ग्रैंड थिएटरिकल एंट्री से होती है। स्टेज पे एक लाइन में 12 आदमी खड़े हैं और सब मिलकर गाना गा रहे हैं। गणपति डांसेस, द गणपति डांसेस, ब्राह्मण्स ऑफ पूना बाओ एंड प्रेन्स प्रेन्स, और फिर ये रिपीट होता है। गणपति डांस, द गणपति डांस, ब्राह्मण्स ऑफ पूना bow and praise. Plow Brahmins keep on dancing, Holy Ganpati keep on dancing. Now let the drum beat, now let the drama hit. Heaven, hell and earth complete. Heaven, hell and earth complete. Saraswati Devi, goddesses of wisdom. Saraswati enters dancing. Ganpati and Saraswati dance, goddesses of wisdom. ये सब wife of the great one, Sri Ganaraya, image of good luck. Even the mountains bound to your name, please Saraswati. Goddesses of music, come Lakshmi Devi, wife of the great one. Bow to the good God, both of you dance. Lakshmi comes in and dances with the two, Sri Ganaraya. Now you must places all that we ask for success for this play. Blessed image Moria, Ganpati Bappa Moria, blessed image Ganpati Bappa. This is repeated, the tempo increases, it ends with Moria, Ganpati Lakshmi and Saraswati go off the stage. ये एक्चुअली एक गणपति वंदना है, एक डिवोशनल बिगनिंग जिसमें भगवान गणेश का स्वागत किया जा रहा है, और सिर्फ गणपति ही नहीं, सरस्वती और लक्ष्मी भी डांस करते हैं। सरस्वती जो विद्या की देवी है और लक्ष्मी जो समृद्धि की देवी है, दोनों इस नाटक की शुरुआत को हिस्सा बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये डांस और भक्ति गीत सिर्फ एक रिलीजियस परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक सटायरिकल स्टेटमेंट है। अगर ध्यान से देखो तो पुणे के जो ब्राह्मण सिर्फ भक्ति के दिखावा कर रहे हैं, वो गणपति और सरस्वती की पूजा करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन अंदर से सभी पावर और पॉलिटिक्स के भूखे हैं।
ये सब एक परफॉर्मेंस है, एक ढोंग, एक नाटक की तरह। और फिर एंटर होता है सूत्रधर। अब देखो, सूत्रधर एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर टेक्निक है जिसमें एक नैरेटर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है। यहाँ सूत्रधर एकदम बीच में हो बोल के सबको रोक लेता है और ऑडियंस से सवाल पूछता है, यह सब पूना का ब्राह्मण है और तुम कौन हो? तभी एक एक करके सब ब्राह्मण अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक वेदांतिक स्कॉलर है जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, एक वैद्य डॉक्टर है जो चिकित्सा में एक्सपर्ट है, एक लॉजिशियन है जो तर्क शास्त्र जानता है, एक एस्ट्रोलॉजर है जो भविष्य बताता है, एक लिंग्विस्टिक है जो भाषा का महारथी है। और उसके बाद तो एकदम नामों की बारिश शुरू हो जाती है। मैं श्रृंगेरी से हूँ, मैं तंजौर से हूँ, मैं रामेश्वर से हूँ, मैं कुंभकोण नाम से हूँ, मैं बनारस से हूँ, लेकिन सब मिलकर एक ही बात करते हैं, हम पूना के लोग हैं। तो अब तक ये जो देखा उसमें क्या, उसमें एक पैटर्न दिख रहा है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है। तेंदुलकर हमें सोसाइटी के हिपोक्रिटिकल क्रिटिकल एक नेचर दिखा रहे हैं। ये ब्राह्मण सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखाने में बिजी है, कोई अपनी नॉलेज पर फर्क या फ़क्र कर रहा है, कोई अपनी जगह का नाम गिना रहा है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? पूना का पॉलिटिक्स, पावर और स्टेटस। तो अभी तक हमने देखा एक ग्रैंड ओपनिंग जिसमें भक्ति और डांस है जो सटायरिकल है, सूत्रधर का एंट्री जो ऑडियंस को प्ले के अंदर खींच लेता है, और पुना का ब्राह्मण जो अपनी इलाइट स्टेटस को दिखाते हैं, लेकिन असली कैरेक्टर अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन अब सवाल उठता है, घासीराम कौन है? अभी सूत्रधर और एक ब्राह्मण के बीच की कन्वर्सेशन का है जो ना सिर्फ कॉमिक है बल्कि हिडन मीनिंग भी रखता है। सीन शुरू होता है सूत्रधर के एक मज़ेदार डायलॉग से, गुड गुड गुड। ये जो अभी इंट्रोडक्शन सबने दिया ना, उसके लिए वो सूत्रधर बोलता है कि गुड गुड गुड। अब यहाँ एक ब्राह्मण चुपके से स्टेज से निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सूत्रधार उसको तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, हो भटजी बुआ, रुको भाई रुको, मतलब कहाँ चले जा रहे हो इतनी रात को? ब्राह्मण का जवाब देखो, फोर्सेस, हुज फोर्सेस, फॉरेन, इंग्लिश, वाह, जैसे कि कोई पॉलिटिकल डेंजर हो। पर यहाँ तो सिर्फ सूत्रधर उसे बात कर रहा है। ब्राह्मण फुल पैनिक मोड में है। सूत्रधर स्माइल करते हुए बोलता है, नॉट फोर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। अब ये एक इंग्लिश इडियम है जिसका मतलब है कि आराम से, घबराओ मत। लेकिन ब्राह्मण तो कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कोई डेंजर है, इसीलिए वो भागना चाहता था। तभी सूत्रधार फिर पूछता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और ब्राह्मण का जवाब होता है, नोवेयर, इट्स ऑल राइट, मतलब कहीं नहीं, बस यही वैसे ही। लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं हुआ। अब सीन का हिलेरियस क्वेश्चन एंड आंसर गेम बन जाता है। सूत्रधर पूछता है, वेयर इज़ नोवेयर? ब्राह्मण बोलता है, जस्ट नियर समवेयर। सूत्रधर बोलता है, समवेयर इज़ नियर वेयर। ब्राह्मण पूरा अनॉयड हो जाता है और, गो वे, डोंट वेट, इट्स गेटिंग लेट। अब हाँ भाई, अब समझ आए कि ये ब्राह्मण किसी काम से जा रहा है और वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। तभी सूत्रधर फिर एक और सवाल ढंगता है, लेट फॉर व्हाट? और ब्राह्मण फुल के पूरे गुस्से में आके कहता है, फुल, यूर इन द वे। फिर सूत्रधर कामली पूछता है, किस रास्ते पे जा रहे हो? और ब्राह्मण का जवाब सुन के तो सब शौक होते हैं, टू द ग्रेवयार्ड, मतलब ये आदमी शमशान घाट जा रहा है इतनी रात को। सूत्रधर मजाक में बोलता है, तो मैं भी चलता हूँ। और ब्राह्मण और भी इरिटेट हो जाता है। ही सेज आई एम कमिंग, व्हाट फॉर, टू डाई। फिर एकदम रूडली कहता है, तुम यहीं रोको, मैं जा रहा हूँ, बस यही बात ख़त्म, और जाने लगता है। लेकिन सूत्रधर उसे फिर पकड़ लेता है। अब ये सीन सिर्फ एक मज़ेदार कन्वर्सेशन नहीं है बल्कि विजय तेंदुलकर का एक पावरफुल सटायर भी है। ये ब्राह्मण रात को अंधेरे में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। जो लोग पवित्र दिखाते हैं वो भी दूसरे काम में बिजी है। सूत्रधर जैसे एक कॉमन मैन या जर्नलिस्ट की तरह है जो ट्रूथ एक्सपोज करना चाहता है। वो सवाल पे सवाल करता है ताकि असली बात सामने आए। ग्रेवयार्ड का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि पावर के गिरने का भी एक सिंबल हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि सूत्रधर एक ब्राह्मण की सच्चाई एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी असली स्टोरी शुरू नहीं हुई। यहाँ पर सूत्रधर और एक ब्राह्मण के बीच के एक ताना मारने वाला कन्वर्सेशन होता है। ये सीन हमारे सोसाइटी की हिपोक्रेसी और करप्शन को दिखाता है, लेकिन एक कॉमिक अंदाज में। तो ये जो स्टार्ट होता है, सूत्रधर एक ब्राह्मण को रोकता है पूछने के लिए कि,
और छुपके से जाने की कोशिश कर रहा होता है वो जो ब्राह्मण है। सूत्रधार उसे पूछता है कि इतने रात को इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो भट्ट जी। ब्राह्मण का जवाब, तुम समझ नहीं सकोगे, मतलब क्लियरली ब्राह्मण को छुपा रहा था। और सूत्रधार फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता और क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे कि ग्रेवयार्ड में कैसे, वो जैसे कि ग्रेवयार्ड में ऐसे क्या है। ब्राह्मण थोड़ा इरिटेट हो जाता है और सरकास्टिक टोन में बोलता है कि लाश जलाने का लकड़ है, भूत है, धुआं है। अब सूत्रधार भी उसे उसके ना सरकाज़म को मिमिक करता है और कहता है, मुझे भी एक 4 भूत चाहिए बोतल भरने के लिए। मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। एक ताने बाने वाला कन्वर्सेशन चल रहा है। लेकिन अब सीन और भी मज़ेदार हो जाता है जब सूत्रधार एक हिडन ट्रूथ एक्सपोज कर देता है। वो ब्राह्मण से कैजुअली पूछता है कि ये जो भन्ना कहानी जा रहे हो क्या बोल के, जहाँ लड़कियाँ डांस और गाना करती है, वही क्या बोल के। फिर यहाँ पर ना सच सामने आ जाता है। ब्राह्मण एकदम सॉफ्ट हो जाता है और चिल्लाने लगता है, तू कैसे जानता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर ब्राह्मण और सूत्रधर के बीच एक चेज सीन होता है जो पूरा कॉमिकल है। ब्राह्मण लाइन में घुस जाता है और फिर एक नया ब्राह्मण सीन में एंट्री लेता है। ये एक पोर्ट्रियल ब्राह्मण है जो तेज जा रहा होता है और सीधे सूत्रधार से टकरा जाता है। दोनों गिरने वाले होते हैं और ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है। ब्राह्मण चिल्लाता है, अरे ओए, तुझे आँख नाक नहीं दिखते है क्या, तू अंधा है क्या बोल के। और सूत्रधार अपनी मॉकिंग स्टाइल मेंटेन करते हुए बार और एक बार हर बार सरकज़म में रिप्लाई देता है, माफ़ कीजिए महाराज, ओ पुण्यात्मा ब्रह्मांड, ओ ज्ञानी ब्रह्मांड, ओ महाब्रह्मांड। और इसका रिजल्ट ब्रह्मांड और गुस्से में आ जाते हैं और लास्ट में बोलते हैं, तुझसे टकरा गया तो कमीने औलाद है बोल के। ये सब है टेक्स्ट में एक्चुअली है। लेट मी रीड इट फॉर यू। ऐसा बोलता है कि will you come in the bottle? No, no, not in the bottle. In Bhanakani. This is the first part, okay? Then in the second part, when he is called the Brahman, don't you have any brain? Sutradhar, I am very sorry, oh honored Brahman, Brahman बोल के वो सॉरी मांगता है और वो बोलता है, फिर वो उसको बोलता है, you bumped into me, you son of a bastard बोल के। तो यही टेक्स्ट में भी है जो मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक ये सीन एकदम हिलारियस है, सटायरिकल और सिंबलिक भी। यहाँ ब्राह्मण हिपोक्रेसी का सिंबल है जो सोसाइटी के मोरल वैल्यूज़ का ज्ञान देते हैं लेकिन खुद छुपकर बॉडी प्लेसेस जाते हैं। दूसरी तरफ सूत्रधार एक ट्रूथ सीकर है जो मॉकेरी और सटायर के थ्रू सच्चाई को एक्सपोज करता है। और ये ना, और दोस्तों ये यहाँ एक और चीज़ देखो, सीन एक प्रॉपर नाटक का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। पहले मिस्ट्री बिल्ड होती है, फिर कॉमेडी के थ्रू सच बाहर आता है और एंड में एक चेज सीन होता है जो एंटरटेनमेंट और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि सूत्रधार और एक ब्राह्मण के बीच एक नोक झोंक चल रहा है। सूत्रधार मजाक में कहता है कि मैं आपके चरण छूता हूँ ओ ब्राह्मण, पर ब्राह्मण गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ये पेशवाई है या मुग़लों का राजा, ये जो मुग़ल एम्पायर है ना उधर का राजा एक ब्राह्मण से टकरा गया बोल के वो बोलता है। ये यहाँ सूत्रधार उसको एक और चिढ़ाता है, पर एक ब्राह्मण की पत्नी से तो नहीं टकराया बोल के। इस पर ब्राह्मण और ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है, बस बस, वरना तुझे उल्टा घड़े पर बिठाकर पूरा शहर घुमाया जाता है बोल के। फिर ये जो सूत्रधार मजाक उड़ाता है, पर पेशवाई में घोड़ा है कि पर ये जो और एक बार वो मजाक में बोलता है कि पर पेशवाई में गधा है ही कहाँ बोल के। इस पर ब्राह्मण अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, गधा नहीं है, पेशवा अगर चाहे तो 1,000 गधे पूना में एक लाइन में खड़ा कर सकता है बोल के। अब ये सूत्रधार उस लाइन की तरफ इशारा करता है जिससे ब्राह्मणों की ये लाइन भी एक गधों की लाइन हो सकती है। लेकिन फिर सूत्रधर ब्राह्मण से उसकी असली मंजिल पूछता है, आप जा कहाँ रहे हो बोल के। ब्राह्मण ना बचने की कोशिश करता है, पूछना शुभ नहीं होता बोल के। और सूत्रधार फिर भी पूछता है, तो आप कहाँ से आ रहे हो बोल के। ब्राह्मण फंसा हुआ महसूस करता है और गलती से बोल पड़ता है अपने घर से। और ये जो भावना कहानी जो हो रहा है, ये जो भावना कहानी है वो एक ना वो क्या बोलते हैं, एक प्रॉस्टिट्यूट्स की जगह होती है जहाँ सीक्रेटली मेन जाते हैं उधर प्रोस्टिट्यूट लोग के पास। तो
ये जो अरे ये वो तो उस उसके मुँह से सच निकल गया, उसके तुरंत बाद उसे अपनी गलती समझ आती है और वो झूठ बोलता है, "अरे नहीं, नहीं मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, देर हो गई है" और जल्दी से लाइन के पीछे चला जाता है। अब यहाँ एक और मज़ेदार मूड आता है। 3 अच्छे कपड़े पहने हुए ब्राह्मण स्टेज पर आते हैं, सूत्रधार उनको देखकर मज़ाक करता है, "आहो! अमीर लोग, महल वाले लोग, घोड़ों वाले लोग, कहाँ जा रहे हो?" तीनों के एक साथ पकड़ में आने का डर से बोलते हैं मंदिर जा रहे हैं, पकड़ा जाएंगे बोल के डर से मंदिर जा रहे हैं बोल देते हैं। सूत्रधर थोड़ा और छेड़ता है, वाह वाह इस वक्त मंदिर में क्या हो रहा है? ब्राह्मण थोड़ा घबराते हैं, कीर्तन हो रहा है, प्रवचन। सूत्रधार, किस बारे में प्रवचन? तीनों जरा अटक कर बोलते हैं, विश्वामित्र और मेनका की कहानी पर। सूत्रधार फिर आगे सवाल करता है, तो ये प्रवचन दे कौन रहा है? ब्राह्मण गलती से बोल देते हैं, एक औरत। और ये सब ना इधर ना एक बहुत ही बड़ा सच सामने आ जाता है। अब देखो यहाँ एक और बड़े मज़ेदार चीज़ होती है। जैसे ही ब्राह्मण कहता है कि एक औरत प्रवचन दे रही है, वो अपनी गलती महसूस करते हैं और अपनी ज़ुबान कट कट लेते हैं। अपनी अब उसके तरफ चले जाते हैं। सूत्रधर पकड़ता है उनका झूठ और पूछता है, औरत औरत कब से कीर्तन देने लगी? ब्राह्मण घबरा कर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं कीर्तन नहीं, डांस। और सूत्रधर थोड़ा और मजाक बनाता है, डांस? डांस का भी कोई टॉपिक होता है? ब्राह्मण और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे नहीं लावणी है, सॉन्ग लव सॉन्ग है। सूत्रधर अभी भी उनको फंसाने में लगा है। लव सॉन्ग और विश्वामित्र मेनका की कहानी, ये कैसे? और ब्राह्मण और फंस जाता है, अरे नहीं विश्वामित्र मेनका नहीं, रघु और मायना की कहानी। और सूत्रधर अब एकदम लास्ट पंच देता है, तुम लोग तो तुम लोग ये सब मंदिर में देखने जा रहे हो। और यहाँ ब्राह्मण बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं मंदिर नहीं, और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, ये जो वना कहानी वना खानी जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये ना सच सामने आता है, ब्राह्मण लोग जल्दी से स्टेज छोड़ के निकल जाते हैं। वो श्री गनाराया गाने लगते हैं, जैसे अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे ब्राह्मणों की लाइन तोड़ने लगती है और अब हम एक अपने उनके सच्चे रूप देखने लगते हैं। और ये सब ना ढोंगी लोग हैं जो दिन में धर्म की बातें करते हैं और रात को भवना खाने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये ब्राह्मण लोग अपनी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। पिछले सीन में हमने देखा कि कैसे ब्राह्मण टेंपल जाने का बहाना बनाकर सीक्रेटली भवाना खानी एक रेड लाइट एरिया जा रहे थे। अब ये सीन उसकी उसी का एक कंटिन्यूएशन है। जब ना ब्राह्मण भवाना खानी पहुँचते हैं तो वो एक ह्यूमन कर्टन बनाते हैं अपनी पीठ ऑडियंस की तरफ करके, और स्वैंग और सिंगिंग करने लगते हैं, राम शिवा हरि मुकुंदम मुरारी राधा कृष्णन हरि। इस तरह वो अपने गुनाहों को धार्मिक भक्ति के साथ इसे धार्मिक भक्ति के पर्दे में छुपाने की कोशिश करते हैं। सूत्रधर मृदंगा बजाता है और सटायर करता है, ब्राह्मण तो भवना खनी चले गए लेकिन ब्राह्मण वाइफ्स घर पर रुक गई, वो वेट करती है, वो सो नहीं सकती। फिर सूत्रधार ये सवाल उठाता है, क्या तुम्हें पता है कि भवना खानी के गुलाबी के घर में क्या हो रही है? और ब्राह्मण कर्टन्स इसका जवाब आयरॉनिक तरीके से देते हैं, वाह भवाना खानी तो मथुरा जैसा है, यही यानी जहाँ कृष्ण ने गोपीस के साथ रस रचाया था, वैसे ही भवना खानी भी है, जो ऑब्वियसली हिपोक्रेसी को हाईलाइट करता है। फिर कर्टन ट्रांसफॉर्म होता है और ब्राह्मण्स गुलाबी के डांस हॉल में बैठे जाते हैं। एक इरोटिक डांस होता है जिसमें घासीराम भी गुलाबी के साथ नाच रहा होता है, एक साइकोफैन, एक चापलूसी करने वाला बनकर। और ये जो ब्राह्मण्स डांस एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, ये जो तुरबान हवा में उछालते हैं। फिर गुलाबी और घासीराम एक नया ब्राह्मण ब्राह्मण वाइफ डांस परफॉर्म करते हैं। यहाँ एक बड़ा आयरॉनी है, ब्राह्मण्स खुद प्लेजर लेने भवना खाने जाते हैं लेकिन अपनी वाइफ्स को एक स्ट्रिक्ट और कंट्रोल लाइफ जीने पर मजबूर करते हैं। सूत्रधार ना ढोल बजाता है और बैकग्राउंड में कमेंटरी देता है, रात हो रही है, ब्राह्मण्स भवना खानी में खो चुके हैं, उनकी वाइफ्स घर है
घर पर अकेली है, उनके लिए तो ये जेल जैसी है। तभी एक ब्राह्मण औरत एंट्री लेती है, लेकिन वो शाय या ऑप्रेस्ड नहीं लगती, बल्कि सौशी एयर, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ आती है। तभी एक मराठा सरदार आता है और इमेजिनरी दरवाज़ा नॉक करता है और ब्राह्मण औरत दरवाज़ा खोलती है। सरदार अंदर आता है, दोनों एम्ब्रेस करते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ब्राह्मण अपनी मॉरल वैल्यूज़ तोड़ रहे होते हैं, उनके घर की औरतें भी अपने तरीके से रेजिस्टेंस दिखाती है। बैकग्राउंड में ब्राह्मण्स अब भी गान कर रहे हैं, भवना खानी मथुरा अवतारी, मतलब भवना खानी मथुरा बन गया है बोल के, और कर्टन स्प्लिट होता है ताकि ब्राह्मण ब्राह्मण वाइफ डांस फिर से दिख सके। सूत्रधार एंड में कमेंटरी देता है, रात बढ़ रही है, रात बढ़ रही है और पेशवा का चीफ मिनिस्टर। इसी के थीम से हिपोक्रेसी एंड रिलीजियस फिगर्स जैसे ब्राह्मण अपनी असुधकता का दिखावा करते हैं, लेकिन सीक्रेटली रेड लाइट एरिया जाते हैं। वुमेन ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस एक थीम हो गया, ब्राह्मण वाइफ घर में बंद है, लेकिन एक औरत सीक्रेटली मराठा सरदार से मिलती है जो पैट्रियार्की को चैलेंज करता है। आयरनी एंड सटायर भी दिखाता है, जैसे कि भवना खानी को मथुरा से कंपेयर करना एक कॉमिक आयरनी है। कृष्णा ने मथुरा में रस रचाया था और यहाँ ब्राह्मण्स अपनी हिपोक्रिटिकल प्लेजर में खो गए। तो ये सीन सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सटायर है ब्राह्मण हिपोक्रेसी पर। जैसे ही रात भवना खानी में और गहरी होती है, एक नया और ताकतवर व्यक्ति प्रवेश करता है, नाना फडणवीस, जो पेशवा का एक शक्तिशाली मंत्री है। उसके पास दौलत, शक्ति और नुआ दरबार, मतलब एक 9 कॉर्ट्स का समान है। लेकिन देखो, ये भी गुलाबी के घर जा रहा है जैसे, और ब्राह्मण वहाँ जा रहे थे। जैसे ये पर्दा खुलता है, एक भव्य प्रवेश होता है। नना एक चांदी या फिर सिल्वर हैंडल्ड स्टिक लेकर आता है। हाथ में फूलों की माला पहनी होती है। उसके साथ एक नार्तकी पीछे से निकलती है और दोनों नाचना शुरू करते हैं। पिछले सीन में जैसे हमने देखा था, ब्राह्मण भी नाच रहे थे, घासराम भी ब्राह्मण के रूप में एक तरफ खड़ा था, और यहाँ एक और नया मूड आता है। ब्राह्मण और उनके पत्नियों का व्यवहार भी उल्टा दिखाता है, और यहाँ ब्राह्मण लेडीज़ अपने मराठा प्रेमियों के साथ नाच रही है। मतलब जो ब्राह्मण अपने पत्नियों को सुधारने की बात करते हैं, वही खुद दूसरी औरत के साथ नाच रहे हैं, और उनकी पत्नियों भी अपने अलग रिश्ते बना रही हैं। तो देखो, ये है हिपोक्रेसी। एक तरफ धार्मिक बनने का दिखावा और दूसरी तरफ छुप के गुलशरे उड़ा रहे हैं। फिर एक बड़ा हादसा होता है। नाना फडणवीस नाचते नाचते गिर जाते हैं और उनका पैर मोच खा लेता है। पूरा डांस बिगड़ जाता है, सब लोग घबरा जाते हैं। उस समय घासराम तुरंत सामने आता है, झुक जाता है और नाना का पैर अपनी पीठ पर रख लेता है ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। क्या चालाक व्यक्ति है ये घासराम! सिर्फ सेवा नहीं कर रहा, ये अपनी जगह बना रहा है। नाना इसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो घासराम को एक मोती की माला, एक पर्ल की माला देने लगता है, पर घासराम यूज ने उसे नहीं लेता। उसके शब्दों में एक चतुराई है। वो कहता है कि उसके हाथ में संपत्ति या दौलत नहीं, बल्कि कृपा आई है। वो कहता है कि नाना के पैर का स्पर्श उसके लिए सबसे बड़ी देन है। यहाँ हंसराम की असली चतुराई दिखाई गई है। उसने सिर्फ एक सेवक की तरह काम नहीं किया, बल्कि नाना का विश्वास जीतने का एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। नाना इससे बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, वाह वाह, क्या मीठा बोलता है, क्या समझदारी हुई। उस पल से नाना घासीराम से प्रभावित हो जाता है और यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। राजनीति और चतुराई के थीम्स यहाँ दिखाई देते हैं। हिपोक्रेसी का एक एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है। फिर ये जो समाज का उल्टा चित्र भी एक सामने आता है। तो बच्चों, ये कहानी सिर्फ एक नाटक नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है जो समाज की हिपोक्रेसी को दिखाता है। अभी हम देखेंगे ये घासीराम के साथ क्या होता है। तो ये कहानी पुणे का एक भोगविलासी माहौल से शुरू होती है, जहाँ नाना फडणवीस और उनके साथ ब्राह्मण लोग गुलाबी के घर पर रंग रंग में लगे हुए थे। और नाना एक शक्तिशाली नेता है, पर उसकी रुचि भी ये सब आनंद भोग में है। और घासीराम भी यहाँ एक नाचने वाले की तरह रहता है, जैसे गुलाबी ने शरण दी है। गुलाबी बता रहा है कि
ये जो गुलाबी है वो बता रहा है कि घासीराम सिर्फ नाचना ही नहीं, उनके बर्तन भी धोता है, मतलब समाज का एक दूसरा रूप भी दिख रहा है जहाँ एक ब्राह्मण दूसरों की सेवा करने को मजबूर है। अब जब नाना पलंगकुई में बैठकर जाने लगते हैं, वो जो पलंग में बैठकर जाने लगते हैं, तो उससे अचानक याद आता है कि घासीराम का नाम क्या था। वो एक मोती का ये जो मोती का हार निकालकर उसकी तरफ फेंकता है। घासीराम बड़ी चतुराई से उस हार को पकड़ लेता है। ये उसके लिए सिर्फ एक हार नहीं, एक आगे बढ़ने का एक अवसर है। लेकिन ज़िंदगी इतना आसान नहीं होती। जैसे ही घासीराम अपने नए सम्मान के साथ जाना चाहता है, गुलाबी उसका रास्ता रोक लेती है। उसका कहना है कि उसका ये हक बनता है क्योंकि घासीराम सिर्फ एक नौकर था, एक नाचने वाला। पर घासीराम हार देने से इनकार कर देता है। तब गुलाबी अपने आदमियों को बुलाता है और घासीराम पर बहुत ज़ोर से वार किया जाता है। उस पे उसे पीटा जाता है और उसका जो ये जो मोती का हार छीन लिया जाता है। ये एक बड़ी बेइज्जती का पल है। जो आदमी भी अभी-अभी एक मोती का हार लेकर जीत की तशरीफ़ लगा रहा था, वो अब ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ, लहूलुहान और बेइज्जती में डूबा हुआ। अब जब सुबह होती है, पूना की सड़कें एक नए रंग में दिख रही है। एक सफ़ेद आदमी, एक अंग्रेज़ साहिब, ये जो पलकों में आता है। और ये जो पलकें हुई हैं, ये एक्चुअली वो जो कॉट होते हैं ना, कॉट वर्ड के जो राजा रानी इधर उधर जाते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड एग्जैक्टली। और इसमें ना आते हैं और उसके साथ के कई ब्राह्मण्स भी दिखते हैं। ये लोग ये लोग हैं जो अपनी ही बिक्री कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को कह रहे हैं कि बस इतनी पैसा दो और हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे। मतलब धार्मिक और पवित्र समाज का ये सच है कि सब कुछ बिकाऊ है। फिर एक और सीन आता है जब जो घासीराम की बेइज्जती और बढ़ता दुख दिखाता है। ब्राह्मण एक दक्षिणा समारोह में जा रहा है, पर जहाँ पेशवा ये जो पेशवा है उन्हें दाने और पैसा भोजन देने वाले हैं। घासीराम भी भूखा प्यासा एक कोने में खड़ा है, पर जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, सिपाही उसे रोक देते हैं। सिपाही उसका उपहार नहीं, उसका उपहार कहाँ है बोल के वो पूछने लगते हैं। उसका जनेऊ कहाँ है, उसके ब्राह्मण होने की पहचान कहाँ है, ये सब पूछने लगते हैं। वही इस पर हंसने लगते हैं और कह देते हैं कि तू ब्राह्मण नहीं, एक चोर लग रहा है। और तब एक व्यक्ति चीखने लगता है, मेरा पैसा चोरी हो गया, और बिना किसी सोच विचार के घासीराम को चोर मानकर पीटना शुरू कर देते हैं। सिपाही उसे मार मार कर घसीट ले जाते हैं और घासीराम चीखने लगता है, मुझे नाना के पास ले चलो, मुझे इंसाफ चाहिए। अब एक ट्विस्ट आता है। वही अंग्रेज साहिब जो पहले ब्राह्मणों के बीच खड़ा था, कहता है कि चोरी घासीराम ने नहीं की थी, पर तब तक देर हो चुकी थी। घासीराम मर चुका था, मारा चु पूरा इसे उसे मार चुके थे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। यह समाज का एक कड़वा सत्य है जिसमें एक गरीब अकेला ब्राह्मण नया होने की वजह से ही सताया जाता है। और जब ये सब हो रहा होता है तब भी ब्राह्मण अपने स्वार्थ में लगे हैं। पूजा हो रही है, श्री गणाराया गाते जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही घासीराम का सफ़र का शुरुआत है। अब वो सिर्फ एक बेइज्जती का शिकार नहीं रहेगा, अब वो बदला लेगा। अब वो पूना को एक नए तरीके से देखेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। सोचो क्या होगा जब एक ये बेइज्जती उसके अंदर की आग बना देगी, कैसे ही वो एक नया घासीराम बनकर उठेगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। घासीराम को झूठ मूठ में चोर कह दिया जाता है। पुलिस वाले उसको धमकाने लगते हैं, तू चोर है, पुलिस की दया से ही तेरे जैसे रहते हैं, पुलिस की दया ख़त्म तो तू भी ख़त्म। ये करप्ट सिस्टम दिखाता है कि किस तरह पुलिस और चोर के बीच एक पार्टनरशिप चल रही है। चोर लूटते हैं, पुलिस रिश्वत लेती है। अगर कोई सचमुच चोर बनना भी चाहे तो पुलिस उसकी हड्डियाँ तोड़ देगी। पर घासीराम प्रोटेस्ट करता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कनौज का ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों जलील किया जा रहा है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बिना किसी प्रूफ के मार पीट कर बाहर फेंक दिया जाता है। और जब सब उसको नीचे देखने लगते हैं तो उसको एक रियलाइजेशन होती है कि जब लोग तुम्हें चोर कह रहे होते हैं तो क्यों ना चोर बन जाओ। घासीराम अपनी
कमर का पट्टा निकाल कर ज़मीन पर फेंकता है। ये एक सिंबलिक गेस्चर है, ये दिखाता है कि अब वो पुराना घासीराम नहीं रहा। वो पूरे पुणे से बदला लेने की कसम खा लेता है और कहता है कि कहने लगता है कि मैं वापस आऊँगा, तुम्हारी अच्छे दिन ख़त्म, तुम्हें मुझसे मुझसे मुझे एक जानवर बना तुमने मुझे एक जानवर बनाया, तो मैं एक राक्षस बनूँगा, तुम सबको एक स्वर बना दूंगा और पुनः एक स्वरों का राज्य बनेगा बोल के। ये घासीराम सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जा रहा था, बदला लेने के लिए जी रहा है। उसका वार डांस शुरू होता है, ड्रम बजती है और वो गुस्से में मिट्टी में हाथ मार मार कर अपनी ताकत दिखाता है। ये सिग्नल है कि अब एक नए और डरावने घासीराम को जन्म हो रहा है। जब घासीराम को स्टेज पे हटा दिया जाता है तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सीन आता है। पुणे के ब्राह्मण नाना फडणवीस और रिलीजियस लीडर्स का हिपोक्रेसी दिखाई जाती है। गणपति का भजन चालू होता है और पूरा शहर एक धार्मिक कथा सुन रहा होता है, पर असल में सब अपनी छुपी हुई डिज़ायर्स और लालच में डूबे हैं। नाना फडणवीस लड़कियों को घूर रहा है, उनका बेशर्मी से ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है। जब एक मासूम लड़की प्रार्थना करने के लिए झुकती है तो नाना उसके पास जाकर उसको फंसाने की कोशिश करता है। ये सब दिखाता है कि समाज के बड़े लोग जो धार्मिक होने का नाटक करते हैं, अंदर से कितने करप्ट और पापी है। तो होता ये है कि एक यंग लड़की जो एक सिंपल और इनोसेंट बच्ची है, वो एक यही मंदिर के अंदर होती है। नाना उसे देखता है और उसके मन में वही लालच जगता है जो उससे उसके पावर का हिस्सा बन चुका है। वो लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि जो चाहिए मांगो, नाना तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। ओह शर्माओ मत, ये जो हमारा महल है, ये हमारी जगह है, कोई नहीं देखेगा। पर बच्चों, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं होती, वो बहुत मासूम है, पर उसके अंदर एक सच्चाई है, एक विश्वास है। वो अपने हाथ से गणपति बापा की मूर्ति की तरफ इशारा करती है और कहती है वो देख रहा है। अब सोचिए, नाना जिससे पूना का सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी माना जाता है, वो एक मूर्ति से कैसे डरेगा। पर नहीं, नाना तो अपनी पावर और पाप में इतना डूब चुका है कि वो गणपति की मूर्ति को भी मजाक में ले लेता है। वो बोलता है गणपति, अरे उसकी तो दो दो पत्नियां हैं बोल के। फिर क्या, नाना उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भाग जाती है। उसी जगह नाना गलती से एक नौकर को पकड़ लेता है और वो नौकर कोई और नहीं, घासीराम होता है। हाँ, वही घासीराम जो पहले बेइज्जती से भरा पड़ा था, जो पुनः से बदला लेना चाहता था। घासीराम सब समझ चुका होता है, और वो समझ चुका था। अब उसको उसके पास एक मौका था। वो समझ गया कि नाना का असली रूप क्या है, एक लालची कामचोर आदमी जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। अब घासीराम सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, अब उसके पास एक प्लान था। इधर मंदिर के अंदर एक बड़ा तमाशा हो रहा था, गणपति विसर्जन का जश्न, ढोल नाच गाना, और इस बीच नाना की लालच और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो फिर से उस लड़की को ढूंढने के सपने देख रहा था और घासीराम भी वहाँ था, पर अब एक अलग ही सोच के साथ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। घासीराम जो एक समय पहले बेचारा था, अब नाना के सामने समझौता करने लगता है। वो नाना से कहता है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काम करूं तो मुझे भी कुछ चाहिए, और यही से शुरू होता है नाना और घासीराम का पावर डील। और नाना अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल हो रहा था। उसका एक ही सपना था, गौरी। हर पल वही उसी के सपने देखता, उसका नाम जपता। घासीराम ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर वो पुना का ऊपर अपना कंट्रोल बनाने का प्लान बना रहा था। ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे ताकत और लालच इंसान को अंधा बना सकती है। नाना जिससे एक समय देश का एक समझदार नेता माना जाता था, वो सिर्फ एक लड़की के चक्कर में सब भूल गया। और घासीराम जो एक बेचारा इंसान था, वो अब एक नया खिलाड़ी बन रहा था, एक मास्टरमाइंड जो पुना को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था। तो अभी हमने देखा कि नाना प्रवासी अपने शक्ति के गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये जो गौरी है जिसके पीछे वो पागल था, एक्चुअली वो घासीराम की बेटी होती है। तो घासीराम की बेटी गौरी को पाने के लिए वो पूरा डिस्परेट था। जब घासीराम को ये पता चला कि उसकी ही बेटी को नाना का शिकार बनाया जा रहा है, तो उसका दिल दुख से भर गया।
घासराम इनिशियली मना कर देता है। वो कहता है कि एक बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं बेच सकता कि ऐसे कौन भी कर सकता है यार। नाना उसे धमकाता है और धमकाता है कि अगर उसे मना किया तो वो अंजाम अच्छा ही नहीं होगा। लेकिन घसराम भी अब चालाक हो चुका है। वो नाना की वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जानता है और उसका फ़ायदा उठाने का भी फैसला कर लेता है। अब घासीराम नाना से एक शर्त भी रखता है, एक छोटा सा शर्त रखता है। अगर आप मेरी बेटी को चाहते हैं तो मुझे ना पूना का कोतवाला, ये जो पूना का कोतवाल बनाना होगा। तो पुना का कोतवाल मतलब वो जो पुलिस बनाना होगा। नाना एकदम शौक हो जाता है, क्या तुम कोतवाल बनने चाहते हो? कोतवाल का काम है पूरे पुना की लॉ एंड ऑर्डर संभालना। नाना के लिए ये रिस्की है, लेकिन उसका लालच उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। वो सोचता है कि घासराम को पावर देना सेफ है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। उसको कभी ब्राह्मणों का ट्रस्ट नहीं मिलेगा और वो सिर्फ नाना के ऑर्डर्स मानेगा। नाना फाइनली मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, पहले गौरी को भेजो फिर तुम कोतवाल बनोगे। लेकिन घासीराम भी स्मार्ट है। पहले ये जो लिख के एक ऑर्डर दो बोल के वो पूछता है, तभी गौरी को वो भेजेगा। नाना मजबूर होकर ऑर्डर साइन करता है और घासीराम पूना का कोतवाल बन जाता है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, स्टेज पर एक ग्रैंड एंट्री होती है। घासीराम एक शान से कोतवाल की पोशाक पहनता है और सर पर टुरबान होता है और उसका चलने का अंदाज भी एरोगेंट हो जाता है। अब वो सिर्फ एक आम आदमी नहीं, पूना का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है। लेकिन क्लास अब यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। नाना अंदर ही अंदर घासीराम को एक पॉन की तरह उसे यूज़ कर रहा होता है। वो सोचता है, हमने घासीराम को पावर देकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब लोग हमारी बुराई नहीं करेंगे। अब सोचो, अब सब कुछ कोतवाल पर डाल दिया जाएगा। नाना चाहता है कि घासीराम सब पर टेरर फैला दे, ताकि लोग नाना के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना रचाए। यानी एक तरफ घासीराम समझता है कि उसे नाना से पावर छीन लानी है, और लेकिन असल में नाना ने उसको अपनी गेम का एक मोहरा जैसे बना दिया है। ये सीन पॉलिटिक्स और पावर का डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। लालच और विश्वासघात और सत्ता का गंदा खेल यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। घासीराम बेटी को बेचकर पावर ले लेता है, लेकिन यह क्या ये पावर उसके काम आएगा? नाना एक औरत की इज्जत का तमाशा बनकर अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन क्या ये शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी? सोचने की बात यह है कि जो इंसान अपनी बेटी की इज्जत और सौदा कर देता है, क्या वो सच में शक्ति का उपयोग कर सकेगा? अब ये था पूरा स्टोरी। एक्ट वन का टोटल स्टोरी यही है, और इतना ही है आपका सिलेबस का पार्ट है। एक्ट वन, घासीराम कोतवाल का एक्ट वन। होप आपको पूरा डिटेल्स पे ये समझ में आया। हाँ, थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो, बहुत ज़्यादा ही 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स हो चुका है, बट होप आप लोग को समझ में आया। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई नॉवल के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय।